हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनअकैडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को, जो कि हमारे यहाँ पर 10 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए हैं, और 3 हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो एक बात आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है, इनका पीडीएफ आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को लिखना है, और ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इनको इसके अंदर से आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इनको आप अच्छे से समझेंगे। बाकी जो इनके आंसर्स हैं वो आप उस पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एक्चुअली यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन का मतलब है डिफरेंट सिस्टम्स या फिर डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में ताल्लुक़। एक बॉडी का एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट से, या एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जो है एक तरह का ताल्लुक़ रखता है, कम्युनिकेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो इसका मतलब, इसका जो आंसर है बेसिकली एक वर्ड में बताएं तो इसका आंसर है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ही हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जो है वो कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बाकी आप जो है इसका आंसर यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों आपस में काउंटर एक्ट क्यों होते हैं, अपोजिट क्यों होते हैं, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक आपस में अपोजिट हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों आपस में अपोजिट होना जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है ये दोनों अपोजिट के अंदर काम करते हैं। एक अगर चीज़ को कम करता है तो दूसरा उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये अपोजिट हैं, और ये क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बॉडी को कभी कभी ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि बॉडी को कंडीशंस को और ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो बॉडी चाहेगी कि ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसीलिए इस कंडीशन को और ज़्यादा एक्सट्रीम बनाना होगा, और ये एक्सट्रीम बनाने के लिए जो है पॉजिटिव फीडबैक काम आता है। तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरह का हमारे पास जो है एक्शन रिक्वायर्ड होता है, और वो एक्शन लेने के लिए दोनों तरह से मैकेनिज़्म होना लाजमी है, अपोजिट होना लाजमी है। तो इसीलिए इसका आंसर आप यहाँ बाकी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे आगे आते हैं नेक्स्ट में, हाउ एक्वाटिक ऑस्मो रेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर जो हैं जो कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये हमारे पास कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सारी एडाप्टेशंस हम पढ़ रहे हैं, हम बुक में हमने पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं बुक से। बाकी यहाँ पर भी इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, साथ में वो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट हाई रखते हैं, वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं, साल्ट को रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आयोनोसाइट्स कहते हैं, वो आयंस को रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एडाप्टेशन है। मेरीन वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स की कुछ और एडाप्टेशन है, जैसे कि ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा साल्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन को जो है वो सीक्रेट करते हैं, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है कम होता है। तो ये कुछ एडाप्टेशंस हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स को, जो समंदर के अंदर पानी के अंदर रहने वाले ऑस्मो रेगुलेटर हैं, उन्हें हेल्प करती हैं सर्वाइव करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो एनिमल डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों एक्सक्रीट करते हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। एक फैक्टर ये है कि उनकी डाइट क्या है। अगर उनकी डाइट के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन है तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड सीक्रेट करेंगे। अगर और दूसरा ये डिपेंड करता है कि वो उनके पास हैबिटेट कौन सा है। अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनका, उनके पास लैंड है, तो उनके पास पानी की कमी होगी।
और वो वाटर ऐसा कंपाउंड जो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ये सीक्रेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे कि अमोनिया के अंदर ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो अमोनिया को ये सीक्रेट नहीं करेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं उनके पास पानी ज़्यादा होता है तो वो अमोनिया सीक्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया के अंदर ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। तो इसको आप यहाँ से ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ सकते हैं। इसका आंसर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द किडनी। किडनी के अंदर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है उसका इस्तेमाल क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर अपोजिट जो फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे मेडुला के अंदर शिफ्ट हो रही हैं और मेडुला की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हैं। ऐसे इस तरह से वाटर और साल्ट जो है ये दोनों एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं कि वाटर की और आयंस की रेगुलेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं 6 पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन का मतलब है ऐसा ऑर्गन जो कि अपने हार्मोन्स सीक्रेट करता हो और वो हार्मोन्स जो है वो ब्लड के ज़रिए सीक्रेट करता हो। तो इस तरह से ये किडनी भी बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जैसे कि रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, ये हमने 2 पढ़े हैं। और साथ साथ में हमारे पास जो है वो एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 का होता है और पीएच को भी बैलेंस करती है। तो ये जो रोल हैं ये सारे किडनी के एंडोक्राइन रोल हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। किडनी स्टोन कैसे बनते हैं। तो किडनी स्टोन एक्चुअली जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यूरिन के अंदर ऑक्जिलेट या सोडियम पोटेशियम इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, या फिर कभी कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है यूरिन या ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है ये सारे कंपाउंड्स आपस में बनकर क्रिस्टल की फॉर्म में किडनी के अंदर स्टोन्स फॉर्म कर देते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ पर है। नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इफ़ द किडनी सडनली ग्रेजुअली लूज द फिल्टरिंग एबिलिटी। तो किडनी अगर अपनी फ़िल्टर करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है फ़िल्टर करने की, वो अगर लूज़ कर दे अचानक से या फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, तो इंसान की बॉडी पर क्या असर होगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्या क्या असर हो सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ द किडनी सडनली और ग्रेजुअली लूज फिल्टरिंग एबिलिटी इट कैन लीड टू बिल्ड अप द वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट बन जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट, एक्सेसिव वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा होगा। इसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि हमारे फ्लूइड की रिटेंशन, हमारी हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी किडनी ही मेंटेन करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर आ जाएंगे, किडनी फेलियर भी हो सकता है इससे, और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो रिक्वायर्ड होगी हमारे लिए। नंबर 9 में आते हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो सकती हैं, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर आ सकती हैं। तो इसका आंसर है रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि जिसको हम किडनी दे रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस तरह से रिजेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन इम्यूनो सप्रेजेंट जो ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गन फेलियर, जो किडनी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो फेल हो सकती है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, लीकेज या ब्लॉकेज हो सकता है यूरेटर का। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ इसके अंदर आ सकते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 10 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है और इसको कैसे ओवरकम करती है हमारी बॉडी। हाइपोथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर कम हो जाना बॉडी का, और इसे ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो हीट जनरेट करती है शिवरिंग के थ्रू, साथ में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और हमारे पास पर्सपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हमें जो पसीना बहुत ही कम आता है, और फेट की लेयर जो है हमारी स्किन पर आ जाती है जो कि हीट को बचाती है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन, जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम के थ्रू आप डायग्राम एक बनाना है और उसके साथ साथ आप पूरा स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन करना है नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने दे दी है नेफ्रॉन की, बाकी जो डायग्राम है वो आप बुक से देखकर बना सकते हैं, या डायग्राम आपको कहीं भी मिल सकता है। तो नेफ्रॉन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यहाँ पर नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का,
और साथ में इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो रेनल कार्पसल है, जिसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है और बोमेंस कैप्सूल, दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं और ये क्या होते हैं यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, जो कि यहाँ इस तरह से हमारे पास कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है एक। लूप ऑफ हेनले उसके बाद आता है, और लूप ऑफ हेनले जो है नीचे जाता है मेडुला की तरफ। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं लेक्चर्स में, और वहाँ से अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का, जो है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के पूरे फंक्शंस हमें डिस्क्राइब करने हैं। तो आपको पता है कि किडनी जो है इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ब्लड को फ़िल्टर करना। तो ब्लड को यहाँ पर किडनी फ़िल्टर करती है। साथ में इसके और भी बहुत सारे ज़्यादा जो है इसके फंक्शंस हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, बॉडी के अंदर ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड का वॉल्यूम और यूरिन को प्रोड्यूस करना, ये सारे फंक्शंस हैं किडनी के। साथ में इसके अंदर वेस्ट को रिमूव करना, बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करना। तो ये छोटा सा यहाँ हमने लिखा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने डिटेल से बताना है। तो यहाँ पर डिटेल से हमने बताया कि ब्लड की फिल्ट्रेशन इसका एक मेन जो है यहाँ पर इसका फंक्शन है। तो इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करती है ये किडनी, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस, फ्लूइड की बैलेंस। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस जो है ये भी किडनी मेंटेन करती है। साथ में इसका किडनी का एंडोक्राइन रोल है, जैसे रेनिन प्रोड्यूस करना, इराथ्रोपोइटिन हार्मोन, और D3 एक्टिव D3 जो विटामिन है वो प्रोड्यूस करना। तो ये सारे फंक्शंस है किडनी के। यहाँ तक ये पूरा हमारा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ द किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स और उसके काजेज़ बताइए, इसके क्या क्या काजेज़ हैं। तो किडनी फेलियर के अंदर उसके जो काजेज़ हैं वो क्या हैं, इसके काजेज़ हमारे पास कुछ लिखे हुए हैं। दो तरह की किडनी फेलियर हैं, एक है क्रोनिक और एक है एक्यूट। तो इन दोनों के काजेज़ अलग अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने अलग अलग लिखे हैं। क्रोनिक तब होता है जब हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, या फिर मतलब हाई ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, या किडनी स्टोन हो जाए। तो तब हमें क्या हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे जो हैं ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ के काजेज़ हैं। इसके अंदर साथ में है इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी हमें क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो सिस्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि सिस्ट क्या होता है। तो किडनी के अंदर जो है एक तरह का बलून बन जाता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ये जो है इसे हम सिस्ट कहते हैं। तो किडनी के अंदर अगर सिस्ट हो जाए तो भी हमें क्या हो सकती है, एक्यूट क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो क्रोनिक फेलियर, एक्यूट फेलियर, ये दो तरह की किडनी फेलियर हैं, ये हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब एक्यूट के अंदर क्या है, इसके अंदर लिवर फेल हो जाए तो इसका ये एक काज है, लिवर का फेल होना, इसकी वजह से किडनी के अंदर एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, ब्लड के लॉस की वजह से, मतलब कभी इंजरी हो जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर चला जाए, डिहाइड्रेशन कभी हो जाए, पानी जो है बॉडी से ज़्यादा बाहर चला जाए, या यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब कोई रुकावट आ जाए यूरिनरी सिस्टम ट्रैक के अंदर, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या एलर्जी हो जाए। कभी एलर्जिक कंडीशन के अंदर भी एक्यूट डिजीज़ हो सकती है, एक्यूट जो है किडनी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट इसके क्या क्या हैं, तो ट्रीटमेंट बुक के अंदर बहुत ही वाज़ेह बयान किए गए हैं, यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखे हैं तो शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ट्रीटमेंट है डायलिसिस, और डायलिसिस 3 टाइप का है, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CRRT। तो इनकी ये क्या होते हैं, ये हीमोडायलिसिस में हम जो है मशीन के ज़रिए वेस्ट को बॉडी के से बाहर निकालते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर जो बॉडी का ब्लड है वो बॉडी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या होता है, जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है उसको यूज़ किया जाता है, और साथ में जो एक फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, और उसे डायलासेट कहते हैं, और उसकी वजह से जो है ब्लड फ़िल्टर होता है। कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होता है, डायलिसिस जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, उसको हमेशा के लिए पेशेंट के साथ अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली अपने ब्लड को फ़िल्टर करता रहता है, और वहाँ पर फ़िल्टर उसका होता रहता है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये दूसरा एक और हमारे पास
ट्रीटमेंट है इसका किडनी फेलियर का, जिसके अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान तक हम किडनी की ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी एक इंसान से निकाल कर दूसरे इंसान के अंदर हम लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, फेल किडनी को हटाकर उसमें नई किडनी को इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर कुछ अपोजिट जो है वो रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकते हैं कुछ, और ये लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स के लिए फिर भी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन से इसकी लिख सकते हैं। और ये लास्ट वाले जो थे ये सिंपल हैं, बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप इनको खुद से लिखें तो भी आप इनको लिख सकते हैं। बाकी ऊपर वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, लेकिन ये भी आप बुक के अंदर ढूंढें तो आपको इसके ज़्यादातर आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।